राइट बच्चों। ऑल राइट, सो आई हैव गॉट एवरीथिंग रेडी। लेट्स सी जी, क्वेश्चन पेपर विंटर 21 में तरतीब में चला हूं। पहले मार्च करवाया है, फिर समर करवाया। एक क्वेश्चन उसका बाकी था 23 का, वो एंड पे देख लेंगे, छोटा सा था, बी पार्ट आसान सा। लेट्स गो टू, इन सब के हम सेक्शन एज कर चुके हैं, तो हमारा पूरा पेपर अब कवर हो रहा है थ्रू दिस। ओ ये तो मार्क्स स्कीम है। लेट्स गो टू पेपर जी। विद द एड ऑफ अ डायग्राम, जब वो ऐसे कहे तो आपने ग्राफ जरूर बनाना है। कंपेयर व्हाट हैपेंस टू एन इकोनॉमीज रिसोर्सेज टू कॉज अ मूवमेंट अलोंग इट्स पीपीसी with what happens to an economy's resources to cause a shift of its PPC curve। 8 मार्क का बहुत आसान सा क्वेश्चन है चैप्टर 1 से। किसी बच्चे को इसमें मसला आ रहा हो मुझे बताइए। चलिए मैं आप लोगों को जरा पूछ लेता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद खदीजा, कैन यू डिफाइन पीपीसी बेटे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? Yes, sir. It is a combination of two goods with an assumption of. There are no the exact words right now. चले अब थोड़ा सा ए कॉम्बिनेशन ना बोलिएगा। shows all possible combinations of two goods an economy can produce using all its resources um, fully, efficiently and a given state of technology। ठीक है ना? राइट उसके बाद हमने पीपीसी को डिफाइन कर लिया जी। फिजा काशिफ, हमने पीपीसी को डिफाइन कर लिया। उसके बाद बेटे अब वो कह रहा है 2 मार्क्स आपको दे देगा बेसिक पीपीसी डायग्राम बनाने के सही लेबल्स के साथ। गुड ए गुड बी कर लो, कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स कर लो, मैन्युफैक्चर्ड एग्रीकल्चरल गुड्स, कोई अच्छा सा कॉम्बिनेशन ले लो। वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पे गुड्स के नाम लेबल करने हैं, पीपीसी ड्रॉ करें। स्ट्रेट लाइन भी चल जाएगा, आउटवर्ड बेंडिंग नॉर्मल वाला जो हम बनाते हैं वो बना दें। अब वो कह रहा है 3 मार्क्स के लिए एप्लीकेशन का, व्हाट हैपेंस टू एन इकोनॉमीज रिसोर्सेज टू कॉज अ मूवमेंट अलोंग इट्स पीपीसी। व्हाई डज दैट हैपन? हम रीएलोकेट करते हैं रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर। अब उसकी कोई रीजन दे दीजिएगा। इन अ मार्केट इकोनॉमी इट मे बी ड्यू टू राइज इन डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट। ठीक है, गुड बी की डिमांड बढ़ रही है, हमने रिसोर्सेज उस तरफ किए, अब नए आउटपुट कॉम्बिनेशन पे कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई हमें गुड ए की। और इन मार्केट इन कमांड इकोनॉमीज प्लान्ड इकोनॉमीज गवर्नमेंट में बी डूइंग इट फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ वॉर। और मिलिट्री गुड्स कर दीजिए लेबल एक्स एक्सिस पे, और उसको आप ज़्यादा बना दें या कहीं बी इज अ मिलिट्री गुड, एक ही ग्राफ से काम चला लें। 3 मार्क्स इसके हैं। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आई हो? नेक्स्ट जी, 3 मार्क्स वो कहता है क्यों इकोनॉमी का पीपीसी शिफ्ट होगा। आउटवर्ड शिफ्ट का भी बता देते हैं, इनवर्ड का भी बता देते हैं। ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी एंड और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, आउटवर्ड शिफ्ट में हैपन ड्यू टू exploration of new minerals, due to immigration of labor will have more resources, fertilizers का यूज, सारा कुछ आउटवर्ड शिफ्ट। हाँ हाँ, शाबाश, गुड गुड, दिस इज हाउ क्लासेस शुड बी एट दिस स्टेज। लेट्स हैव अ वेरी क्विक लुक। ये क्या कह रहा है जी? फॉर करेक्ट डायग्राम, एक्सेस करेक्टली लेबल्ड, गुड ए एंड गुड बी कैपिटल कंज्यूमर गुड्स, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कुदरती जो तीनों नाम लिए वही उसने बोल दिए, राइट। तो वो कहता है जी पीपीसी ड्रॉ करें बेसिक वाला, टचिंग बोथ एक्सेस। बच्चे क्या करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, पीपीसी ड्रॉ करें दोनों एक्सेस को टच करके, इट्स नॉट डिमांड कर्व, राइट। उसके बाद वो कह रहा है जी 3 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, 3 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, व्हाई देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द कर्व। उसको आप बताएंगे जैसे यहाँ पे दी हुई है जी, a movement along PPC shows different combinations of output that can be produced from the given resources. This movement along a PPC from one point to another will involve a reallocation of these resources. थोड़ा explain कर देंगे। Demand for good B may be rising, so producers are allocating more resources towards that. Or good B may be military goods and government wants to prepare for a war, something like that. So shows different combinations of output। हमने एक से दूसरे आउटपुट के कॉम्बिनेशन पे क्यों गए, एक चीज ज्यादा बना रहे हैं दूसरी कम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है। शिफ्ट ऑफ पीपीसी राइट लेफ्ट जो मर्जी करो दोनों कर दो। Say to the right comes about as a result of an increase in quantity and or quality of resources leading to an expansion of the economy, potential growth, productive potential बढ़ रहा है, allowing more of one या both goods to be produced। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? बहुत आसान क्वेश्चन है ये।
good. Let's go to Gigi. Ji Amin. Okay. Second question, you discuss whether the advantages of a transition, yani move from a planned economy to a market economy, always outweigh the disadvantages. ये क्वेश्चन इस तरह का हम पहले भी कर चुके हैं. प्लान्ड इकोनॉमी से यानी पब्लिक सेक्टर से हम प्राइवेट सेक्टर तरफ आ रहे हैं, क्या उसके एडवांटेज हमेशा ज़्यादा होंगे डिसएडवांटेज से? मार्क स्कीम कौन बताएगा मुझे? एनीवन? जी सर, 4 हम प्लान इकोनॉमी करेंगे, 4 मार्केट इकोनॉमी, और उसके बाद इवैल्यूएशन और ओके, 4 प्लान्ड इकोनॉमी गलत नहीं है, लेकिन आई वुड से इसमें 4 फॉर एडवांटेजेस ऑफ मूविंग टुवर्ड्स मार्केट इकोनॉमी है, 4 डिसएडवांटेज के लिए. समझ आ रही है ना यामीन? वो भी तो आपका क्या दो करके देंगे? क्या मतलब? देंगे सर, क्या फिर मैं समझा नहीं आपकी बात. मतलब दो एडवांटेजेस प्लान के देंगे, दो उसके मार्केट के देंगे, और उस तरह फिर देखो, 4. हर पॉइंट वेल एक्सप्लेन्ड आपको 3 मार्क्स तक दे सकता है. सो इट्स ऑन योर ओन कॉन्फिडेंस हियर कि मैंने कितना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है. सो लेट मी जस्ट गिव यू अ स्केच. इन क्वेश्चंस में हमेशा अपने आप से वही 3 क्वेश्चन पूछो. हु ओन्स, व्हाट इज द मोटिव, व्हाट इज द मैकेनिज्म. आपका काम वहीं से ठीक होना शुरू होता है, फिर एडवांटेजेस पे जाओ, डिसएडवांटेज पे जाओ. सो 4 मार्क्स के लिए आप कहेंगे जी, मार्केट इकोनॉमी इज ओन्ड बाय private sector. Firms and individuals own it, all non human resources, and there is no or very little government intervention. So, if the economy moves from planned to market economy, now price mechanism, the role of market forces, demand and supply will start becoming more active. Resources will be allocated by producers and consumers' preferences, which will lead to greater efficiency, greater choice and sovereignty of consumers. Competition will make sure that new technology is involved and innovation comes about. समझ रहे हो? अगर तो एक्सप्लेन कर सकते हो तो 2 पॉइंट्स ही बहुत है. बच्चों क्लियर हो गया? अब मसला कहाँ है 4 मार्क्स के लिए? मार्केट फेलियर्स. कौन सी गुड्स ओवर प्रोड्यूस हो जाएंगी जी? Demerit goods. उसका बताना. Demerit goods are harmful for consumers, but he underestimates the harmful effect because of lack of proper information. Hence, they are underconsumed, and as a result, underproduced. Free market only provides them for those who are willing to pay for them. तो वो underproduce हो गई. Merit goods, सॉरी, डीमेरिट गुड्स ओवर प्रोड्यूस्ड हो गई, मेरिट गुड्स अंडर प्रोड्यूस्ड हो गई. इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से. पब्लिक गुड्स सिरे से बनी नहीं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक बता देना. नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवलरी, फ्री राइडर प्रॉब्लम की वजह से वो फ्री मार्केट पैसे नहीं चार्ज कर सकती, प्रॉफिट नहीं बना सकती. सो एज अ रिजल्ट उसकी जो है प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करेगा या बहुत कम प्रोवाइड करेगा. एक्सटर्नल कॉस्ट पोल्यूशन वगैरह कर देंगे. मैं सारे आपको बताए जा रहा हूँ, आपने कोई 3 कर लो, अच्छे एक्सप्लेन. अब जी, एडवांटेजेस हमेशा ज़्यादा होते हैं डिसएडवांटेजेस से कि नहीं? तो हम वही टिपिकल सेम इवैल्यूएशन करेंगे. ट्रांजिशन फ्रॉम प्लान टू मार्केट इकोनॉमी विल बी प्रेफर्ड ड्यू टू greater choice for consumers, use of price mechanism, removal of shortages and surpluses. Less government intervention will make it more efficient because of profit motive. However, some products will be overproduced, such as demerit goods, some underproduced, like demerit goods, etc. Therefore, some level of government intervention is important to remove these market failures. Hence, a mixed economy which combines the benefits of both can be a better system. बच्चों समझ आ गया या कुछ पूछना हो यहाँ पे? No one? Okay जी, very good. Let's move on to part दो. सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा. थर्ड क्वेश्चन जी. With the aid of a diagram, explain the consequences for consumers and producers of introducing a minimum price in the market for a product. Memuna Azhar, can you tell me just the mark scheme? I don't want you to define or anything. Just tell me what needs to be defined for knowledge, what needs to be done for application. 6 marks. सर कौन से क्वेश्चन के लिए? सॉरी, मेरा कनेक्टिविटी इशू था तो लैग कर गया था. 3A, 3A. 3A. सर पहले तो हम
मतलब बेसिकली मिनिमम प्राइस डिफाइन करेंगे। शाबाश, वही आपके 2 And मार्क्स दे देगी बिकॉज और कोई ऐसी टर्म नहीं है, ठीक है। जी से तो वो अब डिफाइन करने के बाद हम उसके मतलब पढ़ो, उसका ग्राफ बनाएंगे ग्राफ हम बनाएंगे 3 और मार्क्स के उसमें लिए। लेबल the x and the y axis and we're going to draw our curve जी, और फिर उसके बाद हम उससे एक्सप्लेन करेंगे जिसके बाद के मार्क्स मिल जाएंगे। 3 मार्क्स के लिए हमें पास ग्राफ आ गया। 3 मार्क्स के लिए कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, अच्छे या बुरे, समझ आ गया। जी सर। So let's go one by one. Mahira Abid, can you define minimum price and give some examples? So it's a regulation by the government where the producers can charge below a minimum price, Very good. and it's got be like it is only effective if it's above the equilibrium, Shabash. and it is be beneficial for the producers as Very they can good. charge the higher price. For example, for which producers? अमूमन किसको देते हैं? Farmer. To stabilize farmers' incomes. बहुत अच्छे महिरा, दिस इज परफेक्ट 2 मार्कर। 3-4 मार्क्स का आपने आंसर दिया, 2 मार्क्स आपके नॉलेज के पक्के हो गए। राइट, लेट्स से राफे, इसका डायग्राम जब बनाओगे उसकी मुझे बता सकते हो क्या शक्ल होगी, क्या होगा? लेबल से स्टार्ट करो, फिर सब बताओ क्या करोगे। जी सर, इसमें एक्स एक्सिस पहले तो हम एक ग्राफ बना देंगे सर, जी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कर देंगे सर, क्योंकि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों का करना तो सर डिमांड और सप्लाई दोनों लगानी पड़ेंगे। सर इसमें कंज्यूमर मिनिमम प्राइस हम जब लगाएंगे तो सोचें, शॉर्टेज होगी सरप्लस होगी? शॉर्टेज हो जाएगी। दोबारा सोचो राफे, सरप्लस होगा। सरप्लस होगी। सरप्लस होगा। होगा। सबसे पहले वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, डिमांड कर्व नीचे स्लोप करता हुआ। बना के दिखा दूं किसी को कंफ्यूजन हो तो? नो, ओके। प्राइस लगाई, क्वांटिटी लगाई, डिमांड सप्लाई लगाए, बेसिक इक्विलिब्रियम की प्राइस क्वांटिटी बेशक बना दो, फिर इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर लगाओ और लिखो मिन पी, MINP, ठीक है। उस पे जब जाओगे लाइन लगाओगे, डिमांड कर्व पहले आ जाएगा, उसको नीचे लेके जाओगे, Q1 लेबल कर दो, फिर मिनिमम प्राइस से लेके जाओगे, सप्लाई कर्व आएगा, उसको नीचे जा Q2 कर दो, Q1 से Q2 इज सरप्लस। ये आपका ग्राफ बन गया। हाईलाइट कर दें सरप्लस एरिया। अब हम चलेंगे 3 मार्क्स फॉर कंज्यूमर्स। लेट्स से चौधरी अदन, मिनिमम प्राइस के कंज्यूमर्स को क्या नुकसान है? सर मिनिमम प्राइस की है कि सर वो प्राइसेस सर ज्यादा होंगी क्योंकि गवर्नमेंट ने सेट किया होगा कि इससे बहुत अच्छे। तो जो डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइसेस मिल रही थी उससे ऊपर कंज्यूमर्स को पे करना पड़ेगा, उससे कंजम्पशन डिस्करेज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, कंज्यूमर सरप्लस कम होगा। ये आपका एक एक्सप्लेन। हम ये लिख सकते हैं कि कंज्यूमर बर्डन ज्यादा होगा। कंज्यूमर बर्डन ज्यादा होगा, एब्सोल्युटली। लेकिन कंज्यूमर बर्डन अगर लिखते हो तो उसका मतलब है कि टैक्स लगा है, प्रोड्यूसर बर्डन भी कंपेयर हो रहा है। कंज्यूमर पे बर्डन पड़ेगा, यूं कह दो चलें। आप कंज्यूमर, वही बात कहना, प्राइस बढ़ी है मार्केट प्राइस से, कंज्यूमर को सरप्लस में कमी होगी, विल हैव टू पे हायर, बर्डन तो बढ़ रहा है विदाउट अ डाउट, कह सकते हो। अच्छा जी, अब कंज्यूमर को फायदा कब होगा? अगर ये किस तरह की गुड है, किस गुड की कंजम्पशन कम होने से कंज्यूमर को फायदा होता है? डीमेरिट गुड है तो ये अच्छी बात है। फिर अगर कोई ब्लैक मार्केट डेवलप हो गई, बिलो मिनिमम प्राइस छुप छुपा के उनको सस्ती मिल गई, तब उनको फायदा होगा। सो एवरीबडी 100% क्लियर ऑन 3 points for consumer: higher price than the market price, reduce consumer surplus, more burden, and development of black markets। और अगर कोई डीमेरिट गुड थी तो उनको फायदा हो जाएगा। समझ आ गया बच्चों? प्रोड्यूसर्स, लेट्स से शायान अली, प्रोड्यूसर्स को क्या फायदा होगा मिनिमम प्राइस का? Shayan, you're there? Okay, let's go to Harun Ahmed.
हारून अहमद, प्रोड्यूसर्स को क्या फायदा होगा मिनिमम प्राइस जब अबव इक्विलिब्रियम लगेगी? सर उनकी गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी और उनकी इनकम्स, रेवेन्यू, प्रोबेबली प्रॉफिट, अगर डिमांड इनइलास्टिक है, बहुत अच्छे। नुकसान क्या होगा हारून? जो सरप्लस डेवलप हुआ है बिकेगा नहीं, उसका क्या हल है? गवर्नमेंट क्या करे? सर वो बफर स्टॉक्स में Perfect. Government intervention will required, otherwise producers' stuff will not be sold and they will suffer. But if government can intervene timely and buy the surplus, add to their buffer stock or export, then it will be beneficial for producers. बच्चों कोई confusion? Let's quickly see the mark scheme just for total clarity. ये पिछली वाली भी अगर कोई देखना चाहे मैं एक मिनट उस पर रोक रहा हूँ. ट्रांजिशन फ्रॉम अ प्लान टू मार्केट इकोनॉमी गाइडेंस वाला साइड पढ़ लें. आई गेस आप लोगों ने देख लिए. लेट्स गो टू सी जिसके भी मैंने बात की. करेक्ट डायग्राम जी. एक्सेस लेबल्ड 1 मार्क, प्राइस क्वांटिटी, मिनिमम प्राइस शोन अबव इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड सप्लाई कर्व नीड टू बी करेक्टली लेबल्ड, दूसरा मार्क, मुफ्त के 2 मार्क्स. फिर उसके बाद बेटे कॉन्सिक्वेंसेस फॉर कंज्यूमर्स 3 मार्क्स, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर प्रोड्यूसर्स 3 मार्क्स. कंज्यूमर्स के लिए वो कह रहे हैं विल नीड टू पे हायर प्राइस कंपेयर टू प्राइस दैट वुड हैव बीन चार्ज्ड फॉर डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट फॉर एन इक्विलिब्रियम. कंजम्पशन डिस्करेज होगी, बर्डन पड़ेगा. बेनिफिशियल कब होगा? जब कोई डीमेरिट गुड होगी या ब्लैक मार्केट से उनको सस्ती मिल जाए. कॉन्सिक्वेंसेस फॉर प्रोड्यूसर्स जी. इफेक्टिव मिनिमम प्राइस प्रोड्यूसर्स की इनकम्स बढ़ाएगी, उनका रेवेन्यू बढ़ाएगी. अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा. एक्सेस सप्लाई कंज्यूमर्स खरीदेंगे नहीं, गवर्नमेंट के एक्शन की रिक्वायरमेंट होगी. एक्सेस सप्लाई वो खरीद के या फिर इनडायरेक्ट टैक्स लगा के प्रोडक्शन कम कर दें, बफर स्टॉक्स में लगा दें, वटेवर. सबको समझ आ गया बच्चों? इजी 8 मार्क्स है. Right, so let's move on to, let me see the kids that were not answering me. Are they still there? Shayan, are you there? No, he's left. इसलिए चले, makes sense. Sorry चौधरी, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर दिया? कर लिए बेटे. या आप वीडियो देख लेना, थोड़ा सा शायद लेट आए थे आप, प्रॉपर सॉल्व कर लिए. 3B जी. इधर मैं रोकता हूँ, छुपाता हूँ आंसर. Discuss whether decisions made by a business are more likely to be influenced by the knowledge of PED for its product or by knowledge of PES for its product. Simply, usefulness of PED 4 marks, usefulness of PES 4 marks. ये हम बहुत दफा कर चुके हैं. आपको डिफाइन करने की PED PES जरूरत नहीं है, मार्क्स नहीं होते नॉलेज के 12 वाले में. नेक्स्ट ईयर से होंगे, अभी आप लोगों के बैच में नहीं है. तो सिंपली आप सबसे पहले कई बार कर चुके हैं, गाइडेंस से ही देख लेते हैं जी. PED क्यों यूजफुल है? इट कैन बी हेल्पफुल इन गिविंग बिजनेस एन इंडिकेशन ऑफ एक्सटेंट टू विच अ चेंज इन प्राइस में अफेक्ट रेवेन्यू. उनको सही प्राइसिंग डिसीजन अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए करने का मौका मिलता है. अगर डिमांड इलास्टिक है, प्रोड्यूसर को प्राइस कम करनी चाहिए. आपको क्या बोलना पड़ेगा? A smaller percentage fall in price will lead to a greater percentage increase in quantity demanded, increasing the revenue. ग्राफ बनाना है बना दें. सबको एक ग्राफ आता है, बना दूं डिमांड कर्व लगा के, इलास्टिक सा लेटा हुआ, 2 प्राइसेस दें, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. नंबर्स के थ्रू या वेरिएबल्स के थ्रू बता दें. सबको आता है. या शैल आई ड्रॉ इट? आता है. ड्रॉ कर दूं? ओके कर देता हूँ जी, नो वरीज. ड्रॉ करते हैं. Sure. Let me just quickly plug in my board. 1 मिनट जी. जी बच्चों, अब देखो मैं दोनों डिमांड इलास्टिक इनइलास्टिक दोनों कर दूंगा. जरा क्वालिटी आंसर की बेहतर हो जाती है, तो व्हाई नॉट, लेट्स लर्न इट. राइट जी, here we are.
अस्सलाम वालेकुम अज़म, कैसे हो? मैं ठीक है। वेरी गुड। ये देखिए बेटे, मैं पहले बना रहा हूँ जी इलास्टिक डिमांड का। व्हाई इज इट सो बोल्ड टुडे? खैर जी, डिमांड कर्व लेटा हुआ सा बनाएं, प्राइस, क्वांटिटी, लेबलिंग में कभी नहीं भूलना। मैं नंबर्स में करता हूँ। $10 प्राइस रखें, डिमांड कर्व तक जाएं। 100 यूनिट्स लेट से बिक रहे थे, $1000 रेवेन्यू था, $8 पे गए। डिमांड देखो डबल से भी बढ़ रही है, लेकिन मैं 200 लिख देता हूँ। तो इनिशियल रेवेन्यू क्या था? 1000 एंड न्यू रेवेन्यू इज 1600। तो उनको प्राइस कम करने से रेवेन्यू बढ़ गया। वरना आप यूं भी लेबल कर सकते थे ए बी। इनिशियल रेवेन्यू वाज एरियाज ए एंड बी, नाउ इट्स बी एंड सी, सो बी एंड सी आर मच बिगर देन एरिया ए बी, रेवेन्यू इंक्रीज्ड। बच्चों समझ आ गया? इजी तरीन ग्राफ। ओके, अब हम करते हैं जी इनइलास्टिक का सेम चीज, बस डिमांड कर्व को जरा वर्टिकल सा बना दें। $10 नीचे लिखा मैंने, 100 क्वांटिटी, 1000 रेवेन्यू था। मैंने प्राइस को डबल किया, $20 पे गया और डिमांड बहुत कम गिरी, 1600 रेवेन्यू हो गया। अगेन एरियाज को लेबल करना है, तो इनिशियल रेवेन्यू वाज ए बी, नाउ इट्स ए सी इज बिगर देन ए बी। क्लियर हो गया? ये आप अगर क्वालिटी ऐड करें तो द आंसर विल बिकम मच मोर मीनिंगफुल। ये जी, उसके बाद ये हमारा हो गया। यहाँ पे अब थोड़ा सा, क्योंकि उसने कहा है कि डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं ना, इन्फ्लुएंस whether decisions made by a business are more likely to be influenced by knowledge of PET. Normally हम यहाँ पे limitations दे देते हैं, which again should not have been a change, but CI mark scheme somehow expect us to say business decision making किस चीज़ से affect होगी, प्रॉपर कैलकुलेशंस कैसे वो कर सकेंगे, जितने सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब कि फैक्टर्स ऑफ पीडी उसने बता दिए, अमाउंट स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट, टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, विच आई थिंक इज अ वेरी वियर्ड वे ऑफ एनालाइजिंग इट, बट कोई बात नहीं, आप इस तरह भी कर लें, 1 मार्क कटेगा मैक्सिमम। सॉरी कुछ बोला बच्चे? साथ सिट्रस पैरेबस वाली बात नहीं है यहाँ पे। वो कह रहा है अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन कैसे हो उसके, कि जब बिजनेस को पता हो मेरे पास कितने सब्स्टिट्यूट्स दूसरे हैं मेरे मुकाबले में, अमाउंट स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट क्या है, यानी इलास्टिक इनइलास्टिक की सही कैलकुलेशन कर सके। तो बेसिकली वही बात कि इनएक्यूरेट कैलकुलेशन हो जाती है, हिस्टोरिक हो जाती है, टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स वगैरह, बात वही कर रहा है, डिफरेंट एंगल से कर रहा है। समझ आ गया? अब यूजफुलनेस ऑफ पीईएस, ये थोड़ा सा कम टच टॉपिक होता है, आता भी इस पे कम है। प्राइस इलास्टिक सप्लाई का फायदा क्या है? हमें ये हेल्प करता है बिजनेस को, नीचे देखें, इट कैन बी हेल्पफुल इन गिविंग अ बिजनेस एन इंडिकेशन ऑफ एक्सटेंट टू विच a change in price of a product can lead to a change in quantity supplied of the product. हमें क्या फायदा मिलता है? मार्केट कंडीशंस पे हम रिस्पॉन्ड जल्दी से कर सकते हैं अपनी सप्लाई से। अगर हमारी इलास्टिक है, डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ी, हमने जल्दी से सप्लाई बढ़ा ली, प्रॉफिट बनाया, रेवेन्यू बढ़ाया। ऑन द अदर हैंड अगर इनइलास्टिक सप्लाई थी, हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, तो उस केस में वी कैन ऐड टू द इलास्टिसिटी बाय एडिंग मोर स्टॉक, अपना स्टोरेज बढ़ा दें, स्पेयर कैपेसिटी बढ़ा दें, वर्कर्स को ट्रेनिंग करवा दें, इससे हमारी पीईएस ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगी। तो यूजफुलनेस ऑफ पीईएस क्या है? बिजनेस कैन असेस हाउ क्विकली इट कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन प्राइस एंड डिमांड कंडीशंस इन द मार्केट। समटाइम्स इफ द सप्लाई इज इनइलास्टिक, दे कैन ऐड मोर स्टॉक, अपने स्टोरेज में रख दें चीज़ें ताकि प्राइस बढ़े, इमीडिएट रिलीज कर लें, अपनी स्पेयर कैपेसिटी बढ़ा दें, वर्कर्स को ट्रेन कर दें, तो सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक होना शुरू हो जाएगी। समझ आ गया बेटे? अच्छा देखो, इट कैन हेल्प बिजनेस डिसाइड ऑन द फैक्टर्स प्रोडक्शन इज गोइंग टू नीड। अगर आपके स्टोरेज कैपेसिटी की कमी थी तो आपको कैपिटल चाहिए, स्टोर रूम बनाना है। अगर आपके पास लेबर की स्किल्स की कमी थी तो लेबर ज्यादा ऐड करनी है, उनको ट्रेनिंग देनी है। तो ये फैक्टर्स प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। रॉ मटेरियल्स की कमी थी तो रॉ मटेरियल का स्टोरेज रखना है। फॉलो कर रहे हो? इलाका कम था, फैक्ट्री नहीं बनानी है तो लैंड चाहिए। समझ रहे हो ना? यस बेटे, वही जैसे पीडी के फैक्टर्स पे डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग का फैक्टर्स पे डिपेंडेंसी होती है।
किसी को यहाँ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो, ये चौथा मार्क स्कोप से बाहर तो नहीं निकल रहा, बताइए मुझे। यूजफुलनेस आप लोग बता लेंगे, लेकिन क्या ये फैक्टर्स बता पाएंगे कि नहीं? ओके ओके। इवैल्यूएशन जी, कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? If the business is looking to initiate price changes, set prices of their product, in that case PED factors will be more important. PED will be more important knowledge कि मैं सस्ती करूं चीज, महंगी करूं, elasticity of demand important है. But if it is to respond to changes in market price, then PES becomes more important. So it depends on what is the situation in the market and which will dictate कि PED ज़्यादा important है या PES. बच्चों समझ आ गया? थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था फ्रॉम नॉर्मल पीईडी क्वेश्चंस। सिर्फ पीईडी वाली बात समझ नहीं। कौन सी बात? अभी आखिरी इवैल्यूएशन में बेटे पीईडी हमारे डिसीजन मेकिंग में कब इंपॉर्टेंट है? जब हम खुद प्राइस अपनी बढ़ाना या कम करना चाह रहे हैं। वी विल नीड टू नो द इलास्टिसिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट। इन इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ाएंगे, इलास्टिक है तो प्राइस कम करेंगे। पीईएस कब इंपॉर्टेंट है? जब मार्केट में प्राइस बढ़ी या कम हुई है, उस पर हमने सप्लाई रिस्पॉन्ड करवानी है। तो जब मार्केट कंडीशंस को रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो पीईएस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब खुद प्राइस चेंज इनिशिएटिव ले रहे हो, पीईडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, वेदर इट्स आवर ओन डिसीजन टू चेंज प्राइसेस और टू रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंजेस। पता लगेगा कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया मेरा बेटा? जी, anyone who's struggling with this question, I'm okay to spend more time on it. मेरी रिक्वेस्ट है। यस जी सर, इसमें हम ये लिख सकते हैं कि पीएस की नॉलेज ज्यादा बेहतर हो सकती है क्योंकि पीएस जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल के अंदर होता है प्रोड्यूसर। पीडी डायरेक्ट कंट्रोल में होता है मेरा बेटा। पीडी डायरेक्ट कंट्रोल में और इमीडिएट इफेक्ट है। पीएस में कैपेसिटी ऐड करना, स्टोर रूम बनाने में लॉन्ग टाइम लगता है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पीडी है कि क्विक डिसीजन के हिसाब से। अगर लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी बढ़ानी थी सप्लाई की, तो फिर पीईएस ज्यादा इंपॉर्टेंट। फॉलो कर रहे हो? शॉर्ट रन लॉन्ग रन भी कर सकते हैं। Yes, good one, Waleed. Anyone who's struggling? मेरी रिक्वेस्ट है, रामीन आसिफ ने मुझे इन सब के ना, ये जो गेस वर्क है आपका, गेस है आपका, उनके सेक्शन एज करके भेज दिए। देयर वेरी गुड आंसर्स। 6 to 8 आंसर्स आ रहे हैं, सिवाय एक क्वेश्चन को छोड़ के सब में उसके ऑलमोस्ट परफेक्ट मार्क्स आ रहे हैं। I'll share that with you as well, the document, but I would like you कि खुद भी एक दिन सेक्शन एज कर लें, दूसरे दिन सेक्शन बीज कर लें, whenever you get times, ताकि आपका ये गेस पे पूरा ग्रिप आ जाए। ठीक है? Let's go to part 4A. यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, हालांकि आसान है, लेकिन I'll go very slowly with you and इसको आराम से समझते हैं। Sorry. With the aid of a diagram, explain how a central bank intervenes to maintain a fixed exchange rate when the economy is experiencing a current account deficit on its balance of payment. Let's say साद अली, आप मुझे बताइए इसमें किस किस चीज को डिफाइन करोगे to get 2 marks of knowledge. साद का शायद माइक का इशू है। ओके, डू वी हैव किस बच्चे से मेरी बिल्कुल बात नहीं। आदम हनीफ मुझे बताइए कौन सी 2 टर्म्स आपको यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत है क्वेश्चन 4A में। मौली साहब, वेयर आर यू? ठहरे। सॉरी सर, मैं बोल रहा था माइक बंद। हाँ, माइक आपका बंद था। आप बताएं। एक एक्सचेंज रेट सर करेंगे और कौन सा एक्सचेंज रेट? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और दूसरा जी करंट अकाउंट डेफिसिट। शाबाश। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बता दें मुझे। हारून आप बता दो, व्हाट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? Someone's mic is on. जी बेटे।
माइक बंद कर लो, आपकी आवाज, हाँ बोले बोले शाबाश, अब आ रही है। यस यस, स्पीक अगेन। सर जो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। बहुत अच्छे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के थ्रू, डिमांड एंड सप्लाई से नहीं हो रहा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के थ्रू हो रहा है, एंड वी कीप द करेंसी एट अ पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट। माइक बंद कर दें, थैंक यू। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? बंद कर दे माइक प्लीज, हारून। हारून टर्न ऑफ योर माइक जानी, थैंक यू। somebody's mic is on, it's really disturbing, thank you। नहीं, बंद नहीं हो रहा, somebody's mic is on, आदम का था। अच्छा, अब मुझे बता दें मुनीब, what is deficit of current account of balance of payment? सर करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है सर हमारी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से ज्यादा। नहीं मजा आया, कम से कम वैल्यू तो बोलो ना, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। इसका मैंने आपको कल भी डेफिनेशन बताई थी, आपने क्या बोलना है? जी जी बोलें बोलें, कोई और बच्चा? I'm saying inflows of imports are greater Yes. than outflows of exports. हाँ, खाली एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी चल जाएगा, लेकिन बेहतर है इनफ्लोज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम्स आर ग्रेटर देन आउटफ्लोज फॉर इंपोर्ट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम्स। समझ आ गया? चारों हिस्से हमने बता दिए, राइट? उसके बाद ये 2 मार्क्स आ गए। अब वो कहता है जी करंट अकाउंट आपका डेफिसिट में है, जाहिर बात है उससे करेंसी नीचे जाएगी, डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। वापस गवर्नमेंट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे कैसे लाएगी? लेट्स जस्ट ड्रॉ ए ग्राफ। 3 मार्क्स ग्राफ के हैं और 3 मार्क्स टूल्स बताने के कि गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन कर रही है। लेट्स मेक द ग्राफ जी। अब ये एक्सचेंज रेट का ग्राफ है बच्चों, मैं वाई एक्सिस पे क्या लेबल करूं? Price of a one currency in another. पाउंड इन डॉलर लिख दिया मैंने, इधर क्वांटिटी ऑफ पाउंड्स। अब जी मैंने सप्लाई कर्व लगाया पाउंड का, डिमांड कर्व लगाया, जो आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम बन रहा है उसको आप लिख दो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। मैं टाइम बचाने के लिए एक्स लिखता हूँ खाली। अच्छा जी, अब हमारा ये था इनिशियल इक्विलिब्रियम, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट रखना चाह रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट मींस हमारी करेंसी की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो सप्लाई कर्व को टेढ़ा हो गया, बाहर शिफ्ट कर दिया। अब रेट नीचे आना था, यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है वापस ऊपर लाना, क्या करेगी? 2 टूल्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को क्या करेगी? अपनी करेंसी की, यस अपनी करेंसी, शाबाश, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेचेंगे, अपनी करेंसी खरीदेंगे, हत्ता कि डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम दोबारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे लेके आ जाए, Q से Q1 बाइंग की। जी जी जी, या इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, उससे भी हॉट मनी आने से डिमांड कर्व बाहर शिफ्ट होगा, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे, वापस रेट ऊपर आ जाएगा। तो समझ आ गया मेरे बच्चों? टोटली क्लियर? अभी आखिरी क्लासेस हैं, डू नॉट बी शाय, कोई कंफ्यूजन है लेट मी नो। आई गेस नॉट। सर जी जी यामी, सर अगर हमारा डिमांड का जो अगर जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में होता तो फिर डिमांड ने राइट पे फिर डिमांड को राइट पे शिफ्ट करते, अपनी करेंसी को बेचते, सप्लाई को बढ़ाते, रिजर्व्स खरीदते। वेरी गुड यामीन, ठीक है। लेट्स सी, इज द मार्क स्कीम एग्रीइंग विद आवर आंसर? फॉर करेक्ट डायग्राम, एक्सिस करेक्टली लेबल, या एक्सचेंज रेट लिखो या प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, ये गलती ना करना, क्वांटिटी ऑफ करेंसी 1 मार्क। डिमांड सप्लाई कर्व्स करेक्टली लेबल्ड, बच्चे अक्सर डिमांड को सप्लाई और सप्लाई को डिमांड लिख देते हैं, पूरा गलत हो जाता है, बी वेरी केयरफुल। 2 मार्क्स। एक्सप्लेनेशन दैट अ करंट अकाउंट डेफिसिट कॉजेज डाउनवर्ड प्रेशर ऑन एक्सचेंज रेट। आप अपने ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। करंट अकाउंट डेफिसिट मींस करेंसी सप्लाई वाज मोर देन इट्स डिमांड, हेंस supply curve shifts from S to S1. This will put downward pressure on the currency. To maintain the fixed exchange rate, government can use foreign exchange reserves. They can sell the reserves and buy the domestic currency. Demand curve will shift for pound in this case to D1, restoring the equilibrium at E1 back to official exchange rate, price and quantity. समझ आ गया मेरे बच्चों? Q से Q1 गवर्नमेंट को खरीदना पड़ेगा। किसी को मसला आ रहा हो यहाँ पे? यही उसने बताया हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट मीन डिमांड फॉर इंपोर्ट्स
exceeds foreign demand for exports. So domestic demand for foreign currency exceeds foreign demand for domestic currency. वही simple words में जो मैंने बताया, हमारी currency की demand कम, supply ज़्यादा, surplus हो रहा है international market में. This will put downward pressure on exchange rate. If the value of currency is about to fall, central bank will increase demand by buying the domestic currency using the foreign exchange reserves and or increasing interest rate. Everybody 100% clear on this, मेरे बच्चों? Excellent. Oh, ये कौन सा पेपर आ गया? Yes. Last part जी. Discuss whether expenditure reducing policies are likely to reduce the current account. ये आपके जो questions है ना मेरे बेटे, ये दोनों 3 and 4, these are in Kamran Malik's guess as well. So in a way हम 4-5 question already कर चुके हैं. जी बेटे पूछें. ये सर दोनों सवाल हमने पहले भी किसी पेपर में किए. ये पहले कब किए हुए हैं? सर ये सेम ऐसे ही सवाल पहले भी. मैं बताऊं कौन से किए थे? आए हुए हैं किसी पेपर मैं बताऊं कैसे किए थे? सेक्शन ए में थे, छोटे छोटे 6 मार्क के क्वेश्चन. समझ रहे हैं? सेक्शन ए में 6 मार्क का क्वेश्चन था, या एक 4 मार्क का इस तरह का ग्राफ बना के वही एक्सपैंड कर दिया उन्होंने सेक्शन बी में. सो सेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सेक्शन बी, एंड सेक्शन बी की प्रैक्टिस कॉम्प्लीमेंट सेक्शन ए प्रैक्टिस. सो दैट्स अ गुड थिंग. बी देखते हैं जी. डिस्कस वेदर एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज, अब तक सबको आ जाना चाहिए. ये हैं जी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी. करंट अकाउंट का डेफिसिट दूर करने के लिए. आर लाइकली टू रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर अ कंट्री विद अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. तो तसल्ली से 4 मार्क्स. क्यों ये इफेक्टिव होंगी? 4 मार्क्स. क्या लिमिटेशंस हैं, क्यों इफेक्टिव नहीं होंगी? फिर इवैल्यूएशन ऑन बैलेंस इफेक्टिव होंगी कि नहीं. लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द किड्स. महिरा, कैन यू टेल मी एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज में गवर्नमेंट क्या करेगी और क्यों उससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा? So expenditure reducing policy में गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी और टैक्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर्स कम हो जाती है और उनकी एग्रीगेट डिमांड, उनकी अभी इंपोर्ट्स पे जाओ. ability to consume the goods and services कम हो जाती है, इसकी वजह से उनकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है. एग्रीगेट डिमांड पे ना जाओ, इंपोर्ट्स पे जाओ. हाँ, और क्योंकि एग्रीगेट एग्रीगेट एक मिनट, आप कंफ्यूज कर दिया आपने, क्या कह रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड को छोड़ो, हमने सिर्फ इंपोर्ट्स पे जाना है ना. करंट अकाउंट पे लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम हुई, दे विल स्पेंड लेस ऑन इंपोर्ट्स. इंपोर्ट्स की डिमांड कम है. यस. और एक्सपोर्ट्स आप कंपेयर आके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट्स की कंपैरेटिव हो जाएगी, होता कि वो ज्यादा हो जाएगी, इसलिए आप करंट अकाउंट पॉजिटिव. बहुत अच्छे. इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी और लोकल गुड्स लोग कम खरीद पाएंगे बिकॉज ऑफ फॉल इन इनकम्स. उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स के लिए ज्यादा बच जाएगा. करंट अकाउंट डेफिसिट विल रिड्यूस. सबको समझ आ गया? वेल डन महिरा. अच्छा जी, लेट्स गो टू मनान शामी. माइक खोले मनान, शाबाश. मुझे बताएं एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग में दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट को क्या करोगे, मनी सप्लाई को क्या करोगे, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या असर पड़ेगा? Are you there? Is Manan there in the class? Saad, anyone tell me? Okay, I'll switch to Muneeb. तसल्ली से मुनीब, don't jump, आराम आराम से. क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट्स को क्या करेंगे? सर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देंगे सर. बोलते जाएं. अब इंपोर्ट्स पे क्या असर आएगा? सर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे तो सर लोग सेव ज्यादा करेंगे. शाबाश. और सर कंजम्पशन गिरेगी तो सर उसकी वजह से लोग ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे और सेव ज्यादा करेंगे. तो सर इससे जो करंट अकाउंट होगा, हमारा करंट अकाउंट का जो डेफिसिट होगा, या तो कम हो जाएगा या सरप्लस में दोबारा चला जाएगा. वेरी गुड. साथ में ये भी बोल सकते हो कि लोग इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, डोमेस्टिक गुड्स भी कम खरीदेंगे, मोर ऑफ रिसोर्सेज फॉर एक्सपोर्ट्स विल बी अवेलेबल. ठीक है ना? दोनों एंगल से आओ. अब यहाँ पे अब लिमिटेशंस करते हैं यहीं से. इंटरेस्ट रेट राइज होने से हमारी करेंसी क्या हो जाएगी? अप्रिशिएटेड. हॉट मनी आएगी हमारे मुल्क में. उससे करेंसी अप्रिशिएट होने से एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, करंट अकाउंट डेफिसिट मजीद बढ़ सकता है लॉन्ग रन में. समझ आ गई? फिर जी और लिमिटेशन क्या है? हमने टैक्सेस भी बढ़ाए थे, सारा कुछ, लेकिन लोगों का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ही बहुत है, वो स्टिल इंपोर्ट किए जा रहे हैं. ठीक है, उनकी इनकम्स बढ़ रही है, उनको परवाह नहीं है टैक्स बढ़ गया, सो व्हाट.
इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, सो व्हाट, विल कीप इंपोर्टिंग, करंट अकाउंट डेफिसिट में नॉट रिड्यूस। जी 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 जी। अगर इंपोर्ट्स की डिमांड इनइलास्टिक होगी फिर भी फर्क ही पड़ेगा? इन इलास्टिक पे फर्क पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आप फिर इनकम इन इलास्टिक बोलो, नॉट प्राइस इलास्टिक। यस, वेरी गुड। अच्छा जी, इसके अलावा हो सकता है हमारी डोमेस्टिक फर्म्स की पीईएससी बहुत कम हो, वो एक्सपोर्ट के लिए बना ही ना सके, ठीक है ना। तो ये हो गया जी सारी उसकी लिमिटेशंस। सो किस हद तक इफेक्टिव होंगी, एज डिस्कस्ड अबव, दे आर जनरली डिजाइन्ड टू रिड्यूस इनकम्स एंड परचेजिंग पावर, less imports will be done, less local goods will be bought, hence more exports can be done, deficit should reduce. However, many limitations such as interest rates effect on exchange rate, government ability to apply the policy, time lags and future confidence may restrict their success. Hence, expenditure switching policies may be more suitable along with expenditure dampening policies to reduce the current account deficit. ये इवैल्यूएशन आपकी विद कंक्लूजन। बच्चों समझ आ गया? कुछ कंफ्यूजन? सर इसमें फिर ये बता दें जो फर्स्ट मार्च से मुझे आपकी आवाज नहीं आई, सॉरी। बाकी माइक्स बंद कर दो, अदन दोबारा बताएं। सर मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट 4 मार्क्स है इनमें फिस्कल और सेकंड 4 मार्क्स में मॉनेटरी और नो पहले 4 में ही एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज में दोनों आती हैं। ये देखो मेरा बेटा, आई थिंक दोनों आएंगी। यस, एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल सक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज, और इसमें दोनों हैं, इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई, इंक्रीजिंग टैक्सेस, रिड्यूसिंग पब्लिक स्पेंडिंग, सारी हैं दोनों। फिर इनकी दोनों की लिमिटेशंस बेटे, स्टिल मे बी स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर इंपोर्ट्स, मे बी नॉट इनफ फॉर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। करेंसी की अप्रिसिएशन की आप बात कर सकते हो, फिर जजमेंट करते हैं कि क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो दोनों के लिए 4 मार्क्स थे, इसलिए बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आप एक फिस्कल भी सही कर दो तो आपको 3 मिल जाएंगे, मॉनेटरी का थोड़ा सा करोगे चौथा मिल जाएगा, फिर लिमिटेशंस दोनों में से किसी एक की अच्छी बता दी, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी आसानी से 8 मार्क्स तक ले जाते हैं। इवैल्यूएशन में बच्चे स्कोर करना ज़रा मुश्किल होता है, बट आई थिंक बाय नाउ यू गाइस आर गेटिंग वेरी कॉन्फिडेंट। आई एम ओनली वरीड अबाउट कि ज़रा अटेंडेंस थिन हो रही है। तो 15 मिनट है हमारे पास, यू वांट टू डू मोर और शैल आई जस्ट रैप अप द क्लास टुडे, और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी कर लें। सर जी 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 जी। सर मुझे ना छुट्टी चाहिए। क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए? मैं तो वही पूछ रहा हूँ, छुट्टी चाहिए तो मैं बंद करता हूँ क्लास। नो वरीज एट ऑल। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, हैव अ गुड डे। इबादत करें थोड़ी सी आज रात। जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह।